नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऐप पे। यह स्पेशल बीपीओ की क्लास है और आज के इस क्लास में हम देखेंगे पीआरआई के अपवाद। पीआरआई का पूरा नाम आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में पंचायती राज संस्था कहते हैं। यानी कि 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया वह कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होगा। और साथ ही साथ हम देखेंगे पेशा अधिनियम 1996 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि पंचायती राज संस्था के अपवाद, यानी कि कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होगा। तो इसमें है कि सबसे पहले 5वीं अनुसूची में उल्लेखित जो राज्य हैं, ठीक है, तो 5वीं अनुसूची में उल्लेखित वर्तमान समय में कुल 10 राज्य हैं। आगे चल के इन 10 राज्यों को देखेंगे। तो इसमें कहा क्या है कि 5वीं अनुसूची में कहा जाता है कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। और साथ ही साथ 6ठी अनुसूची कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो ये अपवाद ये कहता है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची के राज्यों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, ये कहता है कि 73वां संविधान संशोधन जो है वह 5वीं और 6ठी अनुसूची के राज्यों पर लागू नहीं होगा। अगर इसे लागू करना होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर बेसिक तौर पर आता है कि अगर संसद कानून बनाकर, ठीक है, अगर संसद कानून बनाकर अगर उन राज्यों में लागू करना चाहती है जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और जो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ पे लागू कर सकती है। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में जो 73वां संविधान संशोधन है वो 5वीं और 6वीं अनुसूची पर लागू नहीं होगा। तो ये पहला अपवाद है। तो मैंने बताया कि आगे हम देखेंगे कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 10 राज्य हैं और 6ठी अनुसूची आप देख सकते हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में सामान्य रूप से 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होगा। आगे जो अपवाद है इसमें, तो आगे आपका पंचायती राज संस्था की यहाँ पे आता है कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। आगे कहता है आपका कि दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र जहां गोरखालैंड पर्वतीय परिषद कार्य करती है, यहाँ पर भी यह लागू नहीं होगा। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति का आरक्षण लागू नहीं होगा। तो यह 3 क्षेत्र आपको कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उसके बाद दार्जिलिंग पर्वत क्षेत्र जहाँ पर गोरखालैंड पर्वत, दार्जिलिंग कहाँ पर है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे जो गोरखालैंड पर्वतीय परिषद कार्य करती है वहाँ पर भी पंचायती राज संस्था लागू नहीं होगा। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति का आरक्षण लागू नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ कहा गया कि अगर यहाँ कानून लागू करना हो तो संबंधित राज्य का जो है विधानमंडल, ठीक है, जैसे कि नागालैंड का जो विधानमंडल है, मेघालय का विधानमंडल है, मिजोरम का या मणिपुर का या पश्चिम बंगाल का या अरुणाचल प्रदेश का जो विधानमंडल है वह एक विशेष बहुमत से, ठीक है, कानून को पारित करके यहां पे लागू करवा सकती है। अन्यथा सामान्य रूप से जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि पंचायती राज को जो शामिल किया गया वो सामान्य रूप से यहां पर लागू नहीं हो सकता है। यहां पे लागू करने के लिए यहां का विधानमंडल विधि बनाकर लागू कर सकती है। और उसके बाद मैंने जो 5वीं और 6वीं अनुसूची बताई, इसमें क्या है कि संसद कानून बनाएगा, ठीक है, संसद कानून बनाकर यहां पर लागू कर सकता है। और इनके बारे में क्या कहा गया है कि यहाँ का जो विधानमंडल है वो कानून बनाकर यहाँ पर लागू कर सकता है, अन्यथा सामान्य स्थितियों में, ठीक है, लागू नहीं हो सकता है। तो ये सामान्य रूप से क्या रहे, पीआरआई के अपवाद रहे। अब आगे हम बढ़ेंगे पेशा के बारे में। तो पेशा क्या है कि इसे वर्ष 1996 में, ठीक है, साल 1996 में, ठीक है, इसे कानून बनाया गया। इसका सामान्य रूप से जो हिंदी फॉर्म आता है कि पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, ठीक है, पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार वाला कानून, या इसको इंग्लिश में कहें तो पंचायत एक्सटेंशंस टू शेड्यूल एरिया, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशंस टू शेड्यूल एरिया, यानी कि पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए साल 1996 में एक कानून बनाया गया जिसे हम लोग पेशा नाम दिए। अब इसका एक सामान्य परिचय क्या आता है, तो इसमें जैसे कि पेशा अधिनियम 1996 में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था। जैसा कि यहाँ पे इसके नाम से ही पता है कि पेशा का संबंध किससे, तो जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पंचायत को किस प्रकार से लागू किया जाए, इसके लिए प्रावधान किया गया साल 1996 में। और इसे रखा भी किस में गया, तो भाग 9 में, जिसमें कि हम पंचायतों को पढ़ते हैं। अब आगे आपका आता है कि इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में वे हैं जिन्हें अनुच्छेद 244A में संदर्भित किया गया है और जिसके अनुसार 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों पर लागू होंगे। अर्थात यहाँ पर है कि 5वीं अनुसूची के इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों की श्रृंखला प्रदान की गई है। अब यहाँ पे 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 10 राज्य हैं उनका नाम क्या है, तो पहले आपका आंध्र प्रदेश पहला राज्य, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है गुजरात, पांचवा है राजस्थान, छठा है हिमाचल प्रदेश, सातवां है मध्य प्रदेश, आठवां है छत्तीसगढ़, नौवां है
झारखंड और 10वां है ओडिशा। तो ये सब आपके 10 राज्य हैं जो है वह 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और इन यहाँ पर किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाएगा, इसके लिए बेसिक तौर पे क्या बनाया गया, पेशा अधिनियम बनाया गया, यानी कि पंचायत कानून जो अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार होता है। अब आगे इसी में आता है कि इसके अंतर्गत, जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंतर्गत कुल 10 राज्य आते हैं और यहाँ पर सामान्य रूप से 73वां संविधान संशोधन जो है पीआरआई को शामिल किया गया, वह ठीक है यहाँ पर लागू नहीं होता है। पीआरआई यहाँ पर लागू नहीं होता है, इसलिए अपवाद है और इस अपवाद को दूर करने के लिए किसको लाया गया, पेशा कानून को लाया गया। अब आगे आपका है यहाँ पर कि इसमें प्रावधान क्या किए गए। तो सबसे पहले कि यहाँ पर भी 73वां संविधान संशोधन क्या हो लागू, पेशा के अंतर्गत प्रावधान क्या क्या किए गए थे। तो पहला कि किसी भी प्रकार से इन क्षेत्रों में भी क्या हो, 73वां संविधान संशोधन क्या हो, लागू हो, यानी कि पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लागू हो। दूसरा कहता है कि यहाँ पर भी ग्राम सभाओं को मजबूत बनाया गया। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित कराने के लिए चीज़ें बनाई गई कि वहाँ के भी लोगों को स्वशासन के बारे में जानकारी हो और साथ ही साथ ये लोग अपनी ग्राम सभा को मजबूत कर सकें। तीसरा जो प्रावधान था कि कानूनी रूप से आदिवासी समुदायों अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के अधिकार को स्वशासन की अपनी प्रणाली के माध्यम से स्वयं को शासित करने का अधिकार की मान्यता दिया। मतलब कि यहाँ पे ये सामान्य रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थानीय स्वशासन तो होगा, लेकिन यहाँ पर जो पंचायत या सरपंच या मुखिया बनेगा वह किसके मतलब कहाँ से आएगा, तो उन्हीं में से कोई जनजातीय क्षेत्र का ही, कोई अनुसूचित क्षेत्र का ही मुखिया बनेगा। ठीक है, कोई जनजातीय मुखिया बनेगा, कोई अन्य व्यक्ति मुखिया नहीं बन सकता है। आगे कहा गया कि यहाँ यह प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार था। अब यहाँ पे कहा गया कि अगर इस क्षेत्र में जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक संसाधन पाए गए, जैसे खनिज मिल गए, तो उन पे किसका अधिकार होगा, तो इन्हीं लोगों का अधिकार होगा, वहाँ पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा। आगे कहता है यहाँ पर कि ग्राम सभाओं को विकास योजना की मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अधिकार देता है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो भी ग्राम सभाओं की विकास की योजना होगी, ठीक है, पहले वो क्या करेंगे, उनको मतलब कि हम अपने तौर से उनके ऊपर थोपे नहीं है। जैसे सरकार ने कोई योजना बना दी ग्राम सभा के विकास के लिए, तो सरकार यहाँ पर लागू नहीं कर सकती है। कौन लागू करेगा, यहीं के लोग। अगर उनके अकॉर्डिंग है तो लागू करेंगे, नहीं अकॉर्डिंग है तो उनके वो लागू नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सामाजिक क्षेत्र जो है, राजनीतिक क्षेत्र बिल्कुल क्या है, अन्य लोगों से अलग है। और साथ ही साथ कहा गया है कि इनका मुखिया जो होगा किस क्षेत्र से होगा, जनजातीय क्षेत्र से होगा। तो ये थे आपका ठीक है पेशा का प्रावधान कि क्यों जोड़ा गया और इसका फायदा क्या हुआ। अब आगे हम पढ़ते हैं कि इसका प्रभाव क्या हुआ। तो इसके प्रभाव के बारे में कि जनजातियों की जो होता है पंचायती क्षेत्र में भागीदारी में भी क्या हुई, वृद्धि हुई, कि ये लोग भी जाने कि हाँ ये हमारे लिए अच्छी चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से इनके भागीदारी में वृद्धि हुई। दूसरा है कि जनजातियों का पंचायत में जागरूकता में वृद्धि हुई, कि वो लोग जानने लगे कि अब हमें भी पंचायत के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो पंचायत के बारे में वो लोग और जानने और समझने की कोशिश करने लगे। तीसरा है कि जनजाति में शासन प्रशासन की समझ, कि उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता है, इनकी इसके पास ठीक ठाक समझ हुई। आगे आपकी पंचायत क्षमता में वृद्धि। पंचायत क्षमता में वृद्धि का मतलब है कि जहां पर 10 राज्यों में लागू नहीं हो रहे थे, केवल कुछ ही राज्यों में लागू हो रहे थे, अब धीरे धीरे पंचायत क्षमता क्या हो गई, भारत के लगभग सभी राज्यों में अब धीरे धीरे क्या हो गए, लागू हो गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि लगभग पंचायत का जो होता क्षमता में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आगे कि जनजातीय क्षेत्र का विकास संभव हो पाया। इस तरह से क्या था कि इन जनजातीय क्षेत्रों में कोई व्यक्ति विशेष जाता नहीं था, लेकिन अब स्थानीय स्वशासन लागू होने से उनकी भलाई के लिए जो भी नियम कानून बनते थे, लोग बाग उनके पास जाते थे, और इस प्रकार से क्या हुआ कि जनजातीय क्षेत्र का विकास भी संभव हो पाया। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि इनकी सीमाएं क्या है या कमियां क्या हुई। तो सबसे पहले कमी था कि भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब ये था कि जो भी नेता ठीक है इनके क्षेत्र के लिए कोई विकास कार्य होता था, तो ये डायरेक्ट इनसे मिलते नहीं थे और उन्हें अपनी सूचना मतलब कि उनके अपने विकास से संबंधित चीज़ें पता नहीं चलती थी, जिसके कारण काफ़ी अधिक मात्रा में इसके लागू होने से क्या हुआ, भ्रष्टाचार। मतलब कि ग्राम विकास से संबंधित कोई भी कार्य आता था, स्थानीय नेता इसको खाकर रफा दफा कर देता था और इन लोगों को कुछ मिलता नहीं था, तो अच्छा खासा भ्रष्टाचार फैला। दूसरा है कि जागरूकता अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। वृद्धि क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ का जो नेता था इन लोगों से मिलता ही नहीं था, और जिसके कारण जितनी हम जागरूकता सोच रहे थे उतना वृद्धि इसमें नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये चीज़ तो हुई कि जागरूकता में जहाँ पे बिल्कुल शून्य था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि लगभग 30 से 40% हुआ, लेकिन हमने उम्मीद लगा रखा था 50 से 60% की ये लोग जागरूक होंगे। लेकिन ये चीज़ था कि जागरूकता में वृद्धि तो हुई, लेकिन जितना हमने उम्मीद लगा रखा था उतनी वृद्धि नहीं हुई। तीसरा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रभावी प्रशिक्षण में कमी। तो अब यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ का जो मुखिया होगा, ठीक है, यहाँ का जो मुखिया होगा वो जनजातीय क्षेत्र से होगा, तो अब इसके अंदर उतना प्रशिक्षण नहीं है जैसे कि सामान्य जो जहाँ पर रिहायशी इलाके रहते हैं वहाँ का जो मुखिया जितना पढ़ा लिखा होता है और अच्छे से अपने गांव का देख रेख करता है, उस प्रकार से यहाँ के लोग नहीं कर सकते थे। तो ये तो थोड़ी सी कमियाँ देखने को मिली कि निर्वाचित प्रतिनिधियों में प्रभावी प्रशिक्षण की कमी हमें देखने को मिली थी।
आगे है कि वन अधिकार कानून जो कि 2006 में बना था, या वन कानून से विरोधाभास उत्पन्न हुआ, क्योंकि आपने पता है कि वन कानून ये कहता है कि लगातार जो 25 वर्षों तक वहां पे रह रहा है वह उनका जंगल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तरह से क्या हो गया कि जंगल पे वहां के लोगों का अधिकार हो गया। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे कानून बनाए गए कि जिसके अंतर्गत संरक्षित और आरक्षित वन बनाए गए। तो संरक्षित और आरक्षित वन के अंतर्गत क्या हुआ कि सरकार का कब्जा इस पे हुआ, और वन कानून के अंतर्गत क्या हुआ कि यहाँ पे जनजातियों का कब्जा हुआ, तो जिसके कारण काफी यहाँ पर विरोधाभास हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों ये था आपका पंचायती राज के अपवाद, और साथ ही साथ हमने ये चीज देखा कि आपका पेशा अधिनियम क्या है, उसको क्यों बनाया गया था। आगे की कक्षा में हम देखेंगे कि इस 73वां संविधान संशोधन का महत्व क्या है, समस्याएं क्या है, और उनके उपाय को भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर आएंगे संयुक्त प्रांत के पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया, और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।